नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। आइए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन कौन सी गति करती है और कौन सी गति के द्वारा कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। इन सबके बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे डायग्राम के माध्यम से। आइए देखते हैं पृथ्वी क्या है। पृथ्वी सौरमंडल का एक क्या है, ग्रह है। इसकी दो गतियां होती हैं। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी दो गतियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। इसको क्या कहते हैं? रोटेशन अथवा दैनिक गति। कौन सी होती है? घूर्णन गति अथवा दैनिक गति। दूसरी होती है परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले घूर्णन गति देखेंगे क्या होती है, उसके कारण क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, और दूसरे नंबर पर देखेंगे परिक्रमण गति क्या होती है, उसके द्वारा पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। बारी बारी से हम लोग आज जानेंगे। चलिए पहले नंबर पर देखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू के समान सदैव घूमती रहती है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, लट्टू के समान सदैव घूमती रहती है। जिससे क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। इस गति के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर दिन व रात की घटनाएं होती हैं। यानी कि ये जो पृथ्वी अपने क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके द्वारा ही क्या होती है, पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं। अतः इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। कौन सी गति को? घूर्णन गति। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसको ही दैनिक गति भी कहते हैं। जिसके कारण ही क्या होता है, दिन और रात की घटनाएं पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं परिक्रमण अथवा वार्षिक गति क्या होती है। तो क्या होती है, पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ क्या करती है, अक्ष पर घूमती तो है ही, उसके साथ साथ क्या करती है, सूर्य के चारों ओर भी अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्या करती है, अपने अक्ष पर तो घूर्णन करती है, उसके साथ साथ क्या करती है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर भी ये क्या करती है, अंडाकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इस कारण क्या होता है, चक्कर लगाती है। इस अंडाकार मार्ग को क्या कहते हैं? भूकक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकक्षा के नाम से जाना जाता है। जो ये मार्ग आप देखें इसको क्या कहते हैं? भूकक्षा कहते हैं। तथा इस गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं। और यह गति पूरी कितने दिनों में करती है? पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसको पृथ्वी इस गति को पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। कौन सी गति? परिभ्रमण गति जो है, जो परिक्रमण गति जो है, उसको क्या करती है? 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और परिक्रमण गति से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। अब देखते हैं कि जब यहाँ से दो सवाल बनते हैं। पहला क्या बनता है, पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? तो वह कब होती है? 2 से 5 जनवरी तक क्या होती है? निम्नतम दूरी पर होती है। निम्नतम दूरी पर होती है। इसको क्या कहते हैं? उपसौर की घटना कहते हैं। उपसौर की घटना कहलाती है। इसी प्रकार 3 से 7 जुलाई को क्या होती है? सूर्य से अधिकतम होती है। अधिकतम दूरी पर होती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे अपसौर की घटना कहते हैं। इसे अपसौर की घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपसौर की घटना कहते हैं। इस प्रकार हम लोग देखा डायग्राम के माध्यम से, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और घूमते हुए क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति क्या कहलाती है? वार्षिक गति कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति भी कहते हैं। और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कुछ इस तरीके से करती है।
ये 23.5 डिग्री झुकी होने के साथ साथ ये क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ये क्या है, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो क्या होती है, रात और दिन की यहाँ से घटनाएं होती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों में इसकी घूर्णन गति और परिक्रमण गति को बहुत ही विस्तार से समझा। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं इनको भी देखा हम लोगों ने। अब आगे इसमें पढ़ेंगे इसका बचा हुआ भाग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, पृथ्वी पर दिन व रात का छोटा होना किस पृथ्वी की किस घटना पर आधारित है। अर्थात पृथ्वी पर दिन व रात का छोटा या बड़ा होना, बड़े होने की स्थिति कब होती है। वह भी क्या है, एक तरीके से पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की स्थिति आदि स्थितियों पर क्या करती है, निर्भर होती है। अब देखते हैं, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई ना होती तो दिन व रात क्या होते, सदैव बराबर होते। दिन और रात सदैव बराबर इसलिए होते क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है उस पर क्या करता, एक दिन व रात क्या होते, बराबर होते। दूसरा क्या, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो क्या होता, एक गोलार्ध में क्या होता, दिन सदैव बड़े होते और रातें सदैव क्या होती, छोटी होती। वहीं दूसरी तरफ क्या होता, दूसरे गोलार्ध में रातें सदैव बड़ी होती और दिन सदैव छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए होता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है वह क्या होता है, उस पर क्या होता, दिन होता है। और उसके जस्ट विपरीत का जो हिस्सा होता है उस पर क्या होती, रात की स्थिति देखने को मिलती। ऐसा ही दूसरे गोलार्ध में क्या होता है, दूसरे गोलार्ध में क्या हो जाता है, जब दूसरे गोलार्ध में रातें क्या हो जाएंगी, रातें बड़ी होंगी और दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसी तरीके से विषुवत रेखा जो है, जो विषुवत वृत्त की बात की गई, विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन व रात सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर प्रकाश वृत्त हमेशा क्या करता है, विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए क्या होता है, विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात विषुवत रेखा का आधा हिस्सा प्रत्येक स्थिति में प्रकाश से प्रतिबिंबित ही रहता है। ऐसी दशा है पृथ्वी के से 23.5 डिग्री झुकाव के कारण यह स्थिति बनती ही दिखाई देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पृथ्वी पर दिन व रात पृथ्वी की झुकाव और उसके सूर्य की परिक्रमा के कारण ही छोटे व बड़े होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो पृथ्वी की स्थिति आज की वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत होती, जैसा कि हम लोगों ने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आगे हम इसके बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी पर दिन व रात की स्थिति क्या होती है। अब यहाँ देखते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक का समय जो होता है, वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, बिल्कुल, ये क्या है, सूर्य है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, 21 मार्च से 23 सितंबर तक के उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ 12 घंटे या उससे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश जो है सीधा प्राप्त होता है। 12 घंटे या उससे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है। अतः इस कारण यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें क्या हो जाती हैं, छोटी होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर 12 या उससे अधिक समय तक सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है। इसलिए यहाँ पर दिन की संख्या क्या, दिनों का समय क्या होता है, बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, दिन की अवधि क्या हो जाती है, 6 माह की होती है। इस कारण क्या होती है, उत्तरी ध्रुव पर दिनों की अवधि क्या हो जाती है, 6 माह की होती है। आगे देखते हैं, 23 सितंबर से 21 मार्च तक का समय जो होता है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक का जो समय होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ सूर्य का प्रकाश जब ये घूमता हुआ चला जाता है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 12 घंटे या उससे अधिक समय तक सीधा पड़ता है। 12 घंटे या उससे अधिक समय तक दक्षिणी गोलार्ध में सीधा पड़ता है।
जिस कारण क्या होता है, जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, जिस कारण जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, यहाँ दिन की अवधि क्या हो जाती है, वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के प्रकाश की अवधि भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अतः यहाँ 6 माह का दिन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पृथ्वी के रोटेशन के कारण सूर्य का प्रकाश अब क्या है, दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या है, 12 या उससे अधिक समय तक सीधा पड़ता है। इसलिए यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ पर दिन की अवधि क्या हो जाती है, 6 माह की रहती है। इस प्रकार हमने देखा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दोनों पर क्या होता है, 6 माह का दिन होता है और वह 6 माह की रातों रातें रातें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार क्या देखा हम लोगों ने, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ते हैं, जिससे दोनों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रातें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों को बहुत ही विस्तार से समझा और ग्राफ के माध्यम से उनकी स्थिति को देखा। और यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर तक का समय क्या कैसा होता है, वहाँ उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रातें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ऐसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक की स्थिति पर पृथ्वी पर दिन व रात की क्या स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन का समय जो होता है बढ़ जाता है, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अगर पूछा जाए तो क्या होता है, 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन। इसी में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। चलिए साथियों, पृथ्वी की गतियों में अब हम लोग देखेंगे ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है या ऋतु परिवर्तन की घटना कैसे घटित होती है। देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां समय दर समय बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? इन अवस्थाओं के द्वारा ही क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में क्या होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के द्वारा ही क्या होता है, ऋतुओं में बदलाव होता है, ऋतुएं बदलती हैं। तो अब देखते हैं 21 जून की स्थिति पर क्या होती है घटना। इस समय सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर, कहाँ, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है। तो 21 जून को क्या होता है, पृथ्वी पर ग्रीष्म अयनांत होता है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से देखते हैं 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है। इस समय क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, कर्क रेखा की बजाय क्या हो जाता है, मकर रेखा की ओर पड़ने लगता है, लंबवत चमकता है मकर रेखा पर। अतः इस स्थिति को क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं। आगे 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति कब बनती है, की स्थिति में क्या क्या होता है, इन दोनों स्थितियों में सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः सभी अक्षांशों का आधा भाग जो होता है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। सभी अक्षांश जो होते हैं, सभी अक्षांश जो है उसका आधा भाग क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन व रात की अवधि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति कहाँ पर होती है, ये विषुवत रेखा पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो इसके आधे भाग में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, आधा भाग नहीं प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ दिन व रात की अवधि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये दोनों स्थितियां कौन कौन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थितियां बनती हैं उनको क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर की स्थिति को क्या कहते हैं, शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। पृथ्वी का झुकाव कितना होता है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या घटनाएं घटित होती हैं, पृथ्वी के सूर्य का परिक्रमा करने से क्या घटनाएं घटित होती हैं, और पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण से ऋतुओं में क्या बदलाव आता है या ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ा। इस प्रकार से पृथ्वी की गतियों वाला ये टॉपिक जो था
हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझकर समाप्त कर दिया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें। धन्यवाद।